Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the channel. My name is Asim Amjad. In this video lecture, we discuss the overview of discrete event simulation. At the end of the lecture, you would be able to understand the following terminologies. Okay, हमारे पास एक सिंपल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास एक मशीन है और हम इसको सर्वर भी कह रहे हैं, और हमारे पास जो ब्लैंड पार्ट्स हैं वो सिस्टम के अंदर इन होंगे, और सबसे पहले वाला जो पार्ट सिस्टम में इन होगा उसकी सर्विस होगी, और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो क्यू के अंदर वेट करेंगे। जब तक आपका ये पार्ट फ्री नहीं होगा तब तक नेक्स्ट पार्ट की सर्विस स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास एक ही सर्वर या मशीन जो है वो अवेलेबल है, और जिस पार्ट की सर्विस कंप्लीट हो जाएगी वो हमारे सिस्टम से लीव कर जाएगा, और यू कैन से कि वो फिनिश डिपार्टमेंट के अंदर मूव कर जाएगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रोसेसिंग सिस्टम है, और इस मॉडल की जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ और इंफॉर्मेशंस हैं वो कुछ इस तरह से है कि हमारा सिस्टम जो है वो एम्प्टी है और आइडल है एट टाइम ज़ीरो, और जो टाइम यूनिट हम कंसीडर कर रहे हैं इस मॉडल में वो मिनट्स में है, और वी आर अज्यूमिंग कि इनपुट डाटा जो है वो हमारे पास अवेलेबल है और वो मिनट्स के अंदर अवेलेबल है। तो पार्ट 1 जो है वो सिस्टम में अराइव होता है एट टाइम ज़ीरो, और देन हमारे पास पार्ट 2 जो है वो सिस्टम में अराइव होगा एट टाइम 1.73। जो पार्ट 1 का सर्विस टाइम है वो 2.90 मिनट्स है, और पार्ट 2 का सर्विस टाइम जो है वो 1.76 मिनट है। इंटर अराइवल टाइम वो टाइम होता है जिसमें एक पार्ट से दूसरे पार्ट के आने के दरमियान का जो टाइम होता है उसको हम इंटर अराइवल टाइम कहते हैं। तो पहला पार्ट जो है वो हमारे पास 0 मिनट पे सिस्टम पे एंटर हुआ था, और सेकंड पार्ट हमारा 1.73 मिनट पे सिस्टम पे एंटर हुआ था। तो सिंपली आप 1.73 माइनस 0 करेंगे तो आपके पास इंटर अराइवल टाइम आ जाएगा, डैट इज़ 1.73। सिमिलरली जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सिस्टम के अंदर आते जाएंगे, और सिस्टम जो है वो हमारा कंटिन्यूड रहेगा। सिंपली आप 3.08 को माइनस करेंगे 1.73 से, तो आपके पास इंटर अराइवल टाइम आ जाएगा 1.35 एंड सो ऑन। ओके, तो ये सिस्टम हमारा कंटिन्यू रहेगा, लेकिन हम अपनी सिमुलेशन, क्योंकि हम बाय हैंड सिमुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम 20 मिनट्स के बाद सिमुलेशन को स्टॉप कर देंगे ताकि हम अपने सिस्टम के जो रिज़ल्ट्स हैं, जो आउटपुट्स हैं उनको देख सकें, उनको मेजर कर सकें। और इस सिस्टम का जो मॉडल है, जो लेआउट है सिस्टम का, वो यहाँ पे शो किया हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास एक ड्रिल प्रेस है, और ये पार्ट का प्रोसेसिंग का एरिया है, ये हमारे पास क्यू का एरिया है, और ये ओवरऑल एक हमारे पास डिपार्टमेंट है, और यू कैन सी कि ये हमारे पास एक ड्रिलिंग सेंटर है जहाँ पे पार्ट्स इन होंगे और यहाँ से पार्ट आउट होंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली एक सिस्टम है, इसके अंदर हमारे पास पार्ट्स जो हैं वो अराइव हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से वो फिर फिनिश कर जाएंगे अदर डिपार्टमेंट के अंदर। ओके जी, तो जो रोल है हमारा इस स्टडी का, या जो आउटपुट परफॉर्मेंस मेजर्स हमने फाइंड करने हैं, वो कुछ इस तरह से है कि हमने टोटल प्रोडक्शन देखनी है अपने पार्ट की ओवर द रन, मतलब 20 मिनट्स के लिए जब हम सिमुलेशन को परफॉर्म करेंगे, रन करेंगे, तो हमारी कितनी पार्ट्स की टोटल प्रोडक्शन होती है। देन हम एवरेज वेटिंग टाइम को देखना है पार्ट्स का, क्यू के अंदर कितना टाइम लग रहा है, और इसका फार्मूला जो है वो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टिल एन WQI/n। एन जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ पार्ट्स जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है क्यू का वेटिंग टाइम, और WQI जो है वो हमारे पास वेटिंग टाइम इन क्यू है ऑफ द ith पार्ट। वी नो दैट कि जो पहला पार्ट होगा या जो पहली एंटिटी होगी सिस्टम के अंदर, जो कि W21 है, वो 0 होगा उसका वेटिंग टाइम सिस्टम के अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जब पहला पार्ट सिस्टम में एंटर होगा और जो सर्वर है हमारे पास वो अभी आइडल है। सो दैट्स वाई इसकी जो प्रोसेसिंग है, जो इसकी सर्विसेज है, वो फ़ौरन स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसको इसीलिए इसका वेटिंग टाइम जो है क्यू में 0 होगा फर्स्ट एंटिटी का।
और n बेसिकली हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सर्वर रो। अगर 8 भी सर्वर सिस्टम में नहीं है तो पहले वाले पार्ट की या रिमेनिंग वाले वाले पार्ट्स की सर्विस कभी हो ही नहीं पाएगी। इसलिए n हमेशा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लेस देन 1, मतलब 1 से कम बिल्कुल भी नहीं होगा। डेफिनेटली सिस्टम के अंदर सर्वर होंगे तो उनकी सर्विस जो है वो हो पाएगी। n हमेशा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। देन हमने मैक्सिमम वेटिंग टाइम ऑफ द पार्ट्स इन क्यू जो है वो फाइंड आउट करना कि किस एंटिटी ने मैक्सिमम टाइम जो है वो क्यू में स्पेंड किया है, और उसके लिए हम मैक्सिमम WQI का जो टाइम है उसको कंसीडर करेंगे। देन हमने टाइम एवरेज नंबर ऑफ पार्ट्स इन क्यू जो है वो फाइंड करनी है, इसका ये फार्मूला है। देन हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट्स इन क्यू को देखेंगे और एवरेज एंड मैक्सिमम टोटल टाइम इन सिस्टम, और यू कैन आल्सो नोन एज द साइकिल टाइम जो है वो सिस्टम का मेजर करेंगे। तो ये कुछ इनकी फार्मूलाज और टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको यूज़ करते हुए हम इन सब आउटपुट परफॉर्मेंस मेजर जो है हमारे सिस्टम के वो हम कैलकुलेट करेंगे। देन हमने फाइनली यूटिलाइजेशन जो है हमारी मशीन की, जो हमारा सर्वर है उसकी कैलकुलेट करनी है। 1 जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि पार्ट आपका इन सर्विस में है और उसके साथ साथ सर्वर डेफिनेटली बिजी है, और 0 का मतलब ये है कि आइडल है, मतलब कि आपका जो सर्वर है वो अभी कोई काम नहीं कर रहा, वो आइडल है, या वो अवेलेबल नहीं है, या वो किसी टाइम पीरियड के लिए ऑफ है, या ब्रेक है एंड सो ऑन। स्केजुअल जो ब्रेक्स होती हैं वो आप इसमें कह सकते हैं जिस टाइम पे आपका सर्वर जो है वो आइडल होगा। ओके, तो पीसेज ऑफ सिमुलेशन मॉडल किस तरह से हैं जी? सबसे पहले हम बात करते हैं एंटिटीज की। सो एंटिटीज जो है वो ऐसे प्लेयर्स हैं आपके सिस्टम के जो कि आपके सिस्टम में एक्चुअली मूव करते हैं, और इनके एंटिटीज की सिस्टम में इनपुट होने से स्टेट जो है उनकी चेंज हो सकती है सिस्टम की, और ये एंटिटीज जो है वो अफेक्ट हो सकती हैं किसी अदर एंटिटीज के साथ। लाइक अगर हम इसी ड्रिलिंग प्रोसेस की एग्जांपल को कंसीडर करें, अभी ये सिस्टम जो है हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक है, आइडल है। ये हमारे पास सर्वर है, और यहाँ से जब हमारी एंटिटी सिस्टम में एंटर हो रही तो अभी सिस्टम की स्टेट पहले 0 थी। जैसे ही एंटिटी सिस्टम में एंटर हुई उसकी स्टेट चेंज हो रही है, और यहाँ पे अब 8 एंटिटी जो है वो सिस्टम में एंटर हो रही है। तो अब ये इस सिस्टम के अंदर मूव करेगी, इसकी सर्विस हो रही है, और फिर ये सिस्टम से आउट हो जाएगी। इसके साथ ही जब ये एंटिटी इस सर्विस में आ जाएगी, क्योंकि ये पहली एंटिटी है, तो मे बी कुछ टाइम के बाद सेकंड एंटिटी सिस्टम में आ जाए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एंटिटीज जो है वो मेन प्लेयर्स हैं आपके सिमुलेटेड इन्वायरमेंट के मॉडल्स के, और यू कैन से दीज आर द रियल थिंग्स। सम टाइम हम सिस्टम में फेक एंटिटीज भी इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हम अपने सिस्टम की जो रियलाइजेशन है उसको भी कैटल कर सके। मतलब सिस्टम, ये जो मशीन है हमारे पास जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, लेट्स से कि ये ड्रिलिंग का प्रोसेस हो रहा है, मशीन के अंदर ब्रेक डाउन हो सकता है, रैंडमली कभी भी अटर हो सकता है। उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम फेक एंटिटीज़ को सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सेकंड जो हमारे पास पीस ऑफ सिमुलेशन है वो है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या है जी? एट्रीब्यूट्स बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल एंटिटीज, लाइक यू कैन से डिस्क्राइब, डिफरेंशिएट, और ऑल एंटिटीज हैव सेम एट्रीब्यूट लाइक स्लॉट बट डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट एंटिटीज। हर वैल्यू मतलब हर एंटिटी के लिए एट्रीब्यूट सेम होंगे, लेकिन उनकी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। लाइक मेरी पहली एंटिटी जो है वो 0 मिनट पे सिस्टम में एंटर हुई थी, और मेरी दूसरी एंटिटी जो है वो 5 मिनट पे सिस्टम पे एंटर हुई है। अब टाइम जो है वो मेरे पास, या टाइम ऑफ अराइवल जो है वो मेरे पास एंटिटी का एक एट्रीब्यूट है, लेकिन वैल्यू जो है उस टाइम ऑफ अराइवल की वो दोनों एंटिटी 1 और 2 के लिए डिफरेंट है। डिफरेंट असाइनमेंट्स हो सकती हैं आपके प्रोडक्ट्स की, तो ड्यू डेट जो है हर असाइनमेंट की डिफरेंट हो रही, लेकिन उनका एट्रीब्यूट जो है वो ड्यू डेट है। प्रायोरिटी एक एट्रीब्यूट हो सकता है एंटिटी का, कलर जो है वो आपके
एंटिटी का एक एट्रीब्यूट हो सकता है। और कुछ ऑटोमेटेड एंटिटीज भी होती हैं। एट्रीब्यूट्स जो हैं कुछ अरीना के अंदर पहले से डिफाइन है और कुछ आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं। वेरिएबल्स और यू कैन से ग्लोबल वेरिएबल्स। So global variables are actually reflects a characteristics of the whole model, not of specific entities. और वेरिएबल जो है वो अरीना के अंदर कुछ बिल्ट इन भी होते हैं और आप उनको डिफाइन भी कर सकते हैं, और जो एंटिटीज होती हैं वो वेरिएबल्स को असेस भी कर सकती हैं और वो चेंज भी कर सकती हैं वेरिएबल्स को। फर्दर ग्लोबल वेरिएबल्स की डिटेल्स आप अरीना के सॉफ्टवेयर में जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट पीस ऑफ सिमुलेशन मॉडल इज द रिसोर्स। सो व्हाट एंटिटीज कंप्लीट फॉर, मतलब कि जो एंटिटीज हैं वो किस तरीके से उनको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, उनको कंप्लीट किया जाएगा, एदर पीपल, इक्विपमेंट और स्पेस। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो रिसोर्स है वो ड्रिलिंग मशीन है। एंटिटीज जो हैं वो बेसिकली सीज होंगी आ रिसोर्स एंड देन उनको यूज किया जाएगा और फिर रिलीज किया जाएगा। मतलब जब ये एंटिटी इस रिसोर्स के पास आएगी तो ये रिसोर्स इस एंटिटी को कैप्चर कर लेगी, सीज कर लेगी, उसके ऊपर सर्विस प्रोवाइड करेगी। और सर्विस जो उसको रिक्वायर्ड है, जैसे इस केस के अंदर हमने ड्रिलिंग करनी है, तो जब ड्रिलिंग कंप्लीट हो जाएगी तब ये सर्वर इस एंटिटी को रिलीज कर देगा और फिर ये एंटिटी सिस्टम से बाहर चली जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूज। क्यूज जो है बेसिकली प्लेस फॉर एंटिटीज टू वेट व्हेन दे कांट मूव ऑन, और यू कैन से मे बी सिंस द रिसोर्स दे वांट टू सीज इज नॉट अवेलेबल। लाइक जब पहली एंटिटी सिस्टम में एंटर होगी तो वो सर्वर उसको सीज कर लेगा और उसके ऊपर सर्विस स्टार्ट कर देगा। जब सेकंड एंटिटी सिस्टम में एंटर होगी तो वो कहीं आगे मूव नहीं कर पाएगी क्योंकि ये सर्वर ने इस पहली एंटिटी को अभी सीज किया हुआ है और यू कैन से सर्वर अभी अवेलेबल नहीं है और हमारे पास अभी एक ही ड्रिलिंग मशीन है, मतलब एक ही सर्वर है। तो सेकंड एंटिटी जो वेट करेगी जब तक पहली एंटिटी की सर्विस कंप्लीट नहीं होगी, तो वो फिर वेट जिसमें करेगी वो जो लाइन होगी उसको हम क्यू कहेंगे। मतलब कि वो क्यूइंग एरिया के अंदर या वेटिंग लाइन में वेट करेगी जब तक उसकी सर्विस स्टार्ट नहीं हो जाती, और उसकी सर्विस तब स्टार्ट होगी जब पहली एंटिटी की सर्विस कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्टैटिस्टिकल एक्यूमुलेटर। यू कैन से दीज आर द वेरिएबल्स दैट एक्चुअली वॉच व्हाट is happening there, or they also depend on the output performance measure that was desired, or some of the statistical accumulators are shown here, like that is P, that is the total number of parts produced so far, and is the number of entities that have passed through the queue so far. Summation of WQ is the sum of the queue times that have been observed so far. WQ star, that is the maximum time in queue we have seen so far. T as the sum of the total time spent in the system. TS star is the maximum time in the system we have seen so far. Area under the queue length curve is represented as integral of Q, or maximum of Qt so far is denoted as Q star, and integral of B is denoted as the area so far the server busy curve, that is BT. Okay, let's start the simulation by hand। और इस मॉडल की डिटेल्स जो है हम अभी ऊपर डिस्कस करके आए हैं और हम इसी मॉडल की अब सिमुलेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे, और हम सिमुलेशन को 20 मिनट्स के लिए रन करेंगे। और पहली एंटिटी जो है हमारी वो 0 टाइम पे अराइव होगी, सेकंड एंटिटी 1.73 पे, एंड सो ऑन। और सेम हमारे पास ये इंटर अराइवल टाइम और सर्विस टाइम जो वो गिवन है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास सिमुलेशन बाय हैंड की शीट है जिसके अंदर हमारे पास
जस्ट फिनिश इवेंट है, लाइक एंटिटी नंबर, टाइम और इवेंट टाइप। देन हमारे पास वेरिएबल्स का कॉलम है जिसमें QT और BT को शो किया जा रहा है। एट्रीब्यूट्स का कॉलम है, स्टैटिस्टिकल एक्यूमुलेटर्स जो हमने फाइंड करने हैं उसका कॉलम है, एंड देन फाइनली इवेंट कैलेंडर है। तो एंटिटी जो है अभी कोई भी सिस्टम में एंटर नहीं हुई, टाइम अभी सिस्टम का 0 है और इनिशियल इवेंट की टाइप है, मतलब अभी स्टार्ट है सिमुलेशन का, और रिमेनिंग जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब आपकी 0 हैं। और इवेंट कैलेंडर के अंदर हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि पहली एंट्री ने 0 मिनट के ऊपर अराइव करना है और हमने सिमुलेशन को एंड करना है 20 मिनट्स के लिए। तो अब मतलब 0 मिनट पे ही सिस्टम है, तो हमारे पास पहली एंटिटी जो है आपकी सिस्टम के अंदर शो हो जाएगी। ये हमारे पास एंटिटी नंबर 1 आ गई। टाइम सिस्टम का 0 है, इवेंट टाइप जो है वो अराइवल है एंट्री की। इसको क्यू में वेट नहीं करना पड़ा क्योंकि पहली एंट्री थी, तो यहाँ पे 0 होगी। BT मीन द सर्वर यूटिलाइजेशन, सर्वर हमारा बिजी हो जाएगा। इन क्यू में हमारी कोई भी एंटिटी नहीं है और इन सर्विस में जो हमारी एंटिटी है वो 0 है। तो जो एंटिटी जिस टाइम पे सिस्टम में एंटर हो रही है उसी की अब यहाँ पे सर्विस हो रही है, तो हमने उसकी कोडिंग जो है उसी टाइम के साथ की है। अभी तक कोई भी एंटिटी सिस्टम से बाहर नहीं गई, 0। और जिन एंटिटीज़ ने क्यू को पास किया है वो अभी 1 है, क्योंकि ये एंटिटी जो 1 एंटर हुई थी सिस्टम में उसने क्यू को पास किया और डेट सर्विस उसकी स्टार्ट हो रही। वेटिंग टाइम इन क्यू, समीशन ऑफ वेटिंग टाइम इन क्यू 0 और मैक्सिमम वेटिंग टाइम इन क्यू इज अगेन 0। टोटल टाइम इन सिस्टम और मैक्सिमम टोटल टाइम इन सिस्टम इज आल्सो 0 एंड अदर वैल्यूज फॉर स्टैटिस्टिकल एक्यूमुलेटर्स आर आल्सो 0। और एंटिटी जो है अब हमारी सेकंड एंटिटी सिस्टम में एंटर हो रही 1.73 मिनट पे, और ये हमारा टाइप जो है इस एंटिटी की वो अराइवल है। और फर्स्ट एंटिटी ने सिस्टम से डिपार्चर करना है 2.90 मिनट पे, ये डिपार्चर का इवेंट है, और सिमुलेशन एंड हो रही हमारी 20 मिनट्स के बाद। तो यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं इंटर अराइवल टाइम और सर्विस टाइम गिवन है, और ये हमारा ग्राफ सर्वर की यूटिलाइजेशन का, और ये ग्राफ हमारा जो ट्यू है उसकी ट्यू लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। तो ये एंटिटी हमारे सिस्टम में दाखिल हुई और ये हमारी जो सर्वर की यूटिलाइजेशन है वो 0 से 1 हो जाएगी। सर्वर जो है आपका बिजी हो चुका है और बी क्यू के अंदर हमारी कोई भी एंट्री नहीं है। अब टाइम हमारा स्पेंड हुआ और टाइम हमारा हो गया जी 1.73, और 1.73 पे हमारे पास देखें सेकंड एंटिटी ने सिस्टम में एंटर होना था, यहाँ पे हमारा एंटिटी नंबर 2 आ गया। टाइम हमारा सिस्टम का 1.73 हो गया। इवेंट टाइप हमारी अराइवल है। वेरिएबल जो है ट्यू, अब हमारी ट्यू जो है वो यहाँ पे बिल्ड हो रही है 1, मतलब अब इस 1.73 ये यहाँ पे एक्सेसिस में टाइम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ पे हमारे पास ट्यू नंबर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे अगेन टाइम है और ये सर्वर की आइडलनेस और बिजीनेस की स्टेट को यहाँ पे शो किया जा रहा है। अब पहली एंट्री जो है आपकी सर्विस में चली गई थी और दूसरी जो एंट्री आई है वो यहाँ पे क्यू में लग गई है और सर्वर आपका स्टिल बिजी है। और क्यू के अंदर अब जो एंटिटी है वो 1.73 वाली एंटिटी है, मतलब हम यहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं। तो इस टाइम पे जो एंटिटी आई थी दैट इज एंटिटी नंबर 2, वो हमारी क्यू में है और सर्विस हमारी अभी 0 एंटिटी हो रही है। अभी कोई भी एंट्री सिस्टम से बाहर नहीं गई और एक ही एंटिटी ने अभी तक क्यू को पास किया है और नेक्स्ट ये हमारे स्टैटिस्टिकल एक्यूमुलेटर सब 0 होंगे, लेकिन क्यू लेंथ जो है मैक्सिमम हमारी वो 1 हो चुकी है। और सर्वर की जो चार्ट का एरिया है 1.73 है। ये किस तरह से आया है जी, इसको मैं आपको इंडिकेट करता हूँ। देखें यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व जो क्यू के लिए है हमारे पास वो 0 है। ये 0 कैसे आएगा? सिंपल, आपने 1.73 को माइनस कर देना है इस प्रीवियस वाले टाइम के साथ दैट इज 0, और देन आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ। 0 क्या है? ये हमारे पास 0 है, मतलब इस 1.73 तक की जो ये वाली हमारी लाइन है इधर एरिया हमारा 0 होगा। 0 इस वजह से हो रहा है इस टाइम तक कोई भी एंटिटी आपके सिस्टम में
क्यू में नहीं थी। अब नेक्स्ट एंटिटी हमारी इस 1.73 पे आई है, तो यहाँ पे हमारे ये ड्राफ्ट के अंदर एक लाइन जो है वो अप हो रही है, और यहाँ तक का जो एरिया है हमारा सर्वर के लिए वो कैसे आएगा। अगेन आप 1.73 को मल्टीप्लाई करें, सॉरी 1.73 को माइनस करेंगे 0 से एंड देन मल्टीप्लाई कर देंगे इस 1 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.73। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है वो 1.73 है। यहाँ सिंपल आप अगर एक इंजीनियरिंग का फार्मूला भी लगाएंगे, एक रेक्टेंगल है तो इसकी बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। हाइट इसकी 1 है और टाइम हमारा 1.73 है, तो डेफिनेटली यहाँ का एरिया जो है वो 1.73 होगा। ओके जी, नेक्स्ट अब हमारे पास सिस्टम में टाइम हो चुका है 2.09 और इस टाइम पे हमारी एंटिटी जो 1 थी उसने डिपार्चर करना है। ये एंटिटी हमारी डिपार्चर कर जाएगी। वेरिएबल हमारे पास जो है क्यू में अब वो 0 हो जाएगा, ये आपके पास 0 आ गया। और सर्वर आपका स्टिल बिजी है, यहाँ पे शो किया जा रहा है। इन क्यू में अब हमारे पास कोई भी एंटिटी नहीं है, इस वजह से कि जब हमारा डिपार्चर होगा एंटिटी 1 का तो जो एंटिटी 2 है उसकी सर्विस फ़ौरन से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे सर्विस स्टार्ट हो चुकी है जी 1.73 की, और अब क्यू में हमारे पास कोई भी एंटिटी नहीं है। 8 एंटिटी जो है हमारे सिस्टम से एग्जिट कर चुकी है, वो यहाँ पे 1 आ जाएगा। कितनी एंटिटीज़ ने क्यू को पास कर लिया, वो हमारे पास 2 हो जाएंगी। पहली जिसने एग्जिट कर दिया और दूसरी जिसकी सर्विस स्टार्ट हो रही, डेट इज़ 1.73, तो ये 2 आ गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास वेटिंग टाइम इन क्यू और टोटल टाइम इन सिस्टम है वो कैसे आएगा। तो वेटिंग टाइम इन क्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2.09 पे अभी हमारी क्लॉक है, और प्रीवियस हमारे पास टाइम है 1.73। तो हमारा जो वेटिंग टाइम इन क्यू है एंटिटी 2 का, एंटिटी 2 सिस्टम में आई थी 1.73 पे, सर्विस इसकी स्टार्ट हुई है 2.09 पे, तो इसको कितनी देर वेट करना पड़ा क्यू के अंदर वो हम कैसे निकालेंगे। जो करंट टाइम है 2.09 उसको माइनस कर देंगे 1.73 पे जिस टाइम पे उस एंटिटी की अराइवल हुई थी, तो हमारे पास वेटिंग टाइम इन क्यू जो है एंटिटी का वो 1.17 है। ये समीशन ऑफ वेटिंग टाइम इन क्यू कैसे आएगा, 1.17 प्लस 0 इज इक्वल टू 1.17, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास टोटल टाइम इन सिस्टम कैसे आएगा। टोटल टाइम इन सिस्टम आएगा जी, जो हमारी करंट एंटिटी 1 है इसने सिस्टम में एंटर टाइम जो था, एंट्रिंग टाइम जो था इस एंटिटी 1 का वो 0.00 था, और वो सिस्टम से एग्जिट कब कर रही है एंटिटी 1 2.09 पे, तो 2.09 माइनस 0 हमारे पास टोटल टाइम इन सिस्टम जो एंटिटी 1 का है वो 2.9। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास एरिया अंडर द कर्व क्यू जो है, ये वाला जो एरिया है ये कैसे आएगा। आप इस एरिया के लिए आप देखें हमारे पास जो टाइम है अभी सिस्टम में वो 2.09 है। अब हमने एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, तो ये 2.09 यहाँ से यहाँ तक का टाइम आ रहा है और ये 1.73 यहाँ से यहाँ तक का टाइम आ रहा है, ठीक है। तो 2.09 को आप माइनस कर देंगे 1.73 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा डेट इज 1.17। इसको अब आप मल्टीप्लाई कर देंगे इस क्यू लेंथ के साथ, डेट इज 1, तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा डेट इज 1.17। जो मैक्सिमम क्यू के अंदर हमारी लेंथ है वो अभी तक 1 ही है, और एरिया अंडर द सर्विस या यूटिलाइजेशन जो है हमारे सर्वर की, उसका एरिया कैसे आएगा जी। अब हमने ये एरिया है, इस एरिया को कैसे निकालेंगे, देखें 2.90 माइनस 1.73 टाइम्स 1, आंसर आ गया जी 1.17। इस 1.17 में आप प्लस कर देंगे 1.73, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.90। तो यहाँ तक का टोटल एरिया जो है वो हमारे पास 2.90 हो जाएगा। सेम आप प्रोसीजर आप रिपीट करते जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास अराइवल जो हुआ है एंटिटी का वो 3, जो एंटिटी का अराइवल है वो 3.08 पे है, तो हमारे पास सिस्टम में टाइम जो है वो 3.08 हो चुका है। एंटिटी नंबर 3 सिस्टम में अराइव हो गई।
ट्यू के अंदर चली जाएगी क्योंकि अभी एंटिटी 2 जो है वो हमारी सिस्टम से डिपार्चर नहीं हुई, सर्वर स्टिल बिजी है। अब क्यू में जो एंटिटी वेट कर रही है वो 3.08 वाली एंटिटी है और अभी सर्विस जो है 1.73 एंटिटी चल रही है। अभी तक 80 एंटिटी सिस्टम से बाहर गई है और जिन एंटिटीज़ ने क्यू को क्रॉस किया है वो हमारे पास 2 है। और नेक्स्ट हमारे पास अब वेटिंग टाइम इन क्यू कैसे आएगा जी, ये सेम ही रहेगा क्योंकि अभी कोई भी एंटिटी सिस्टम से डिपार्चर नहीं हुई, तो हम एज इट इज़ इन टर्म्स को नीचे नोट कर लेंगे यहाँ से। और नेक्स्ट अब हमारे पास टोटल टाइम इन सिस्टम जो है वो भी सेम रहेगा क्योंकि अभी तक कोई भी एंटिटी हमारी सिस्टम से बाहर नहीं गई, मतलब जो एंटिटी 2 है वो अभी बाहर नहीं गई, तो ये वाली वैल्यूज़ भी सेम एज इट इज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास एरिया अंडर द कर्व की जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, यहाँ तक का एरिया हमने निकाल लिया था, डेट इज़ 1.17। अब नेक्स्ट जो हमारा टाइम है डेट इज़ 3.08, इसको हम माइनस करेंगे 2.09 से और देन मल्टीप्लाई करेंगे इस वेरिएबल से साथ। तो यहाँ तक के टाइम फ्रेम में हमारे पास कोई भी एंटिटी क्यू में नहीं थी, हमारी क्यू लेंथ 0 थी, तो 0 आंसर आ गया। 0 + 1.17, तो एरिया हमारा सेम रहेगा अभी तक, सिर्फ इस रेक्टेंगल का 1.17। और ये नेक्स्ट एंटिटी है जो हमारी यहाँ पे शो हो रही है 8 गैप के बाद, लाइक दिस, ये जो स्पेस है यहाँ पे शो की गई है। और एरिया अंडर द यूटिलाइजेशन जो बी कर्व है वो कैसे आएगी, 3.08 - 2.09 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर आ जाएगी 0.18 प्लस 2.90, तो आंसर आ जाएगा 3.08 और यहाँ तक का एरिया जो है आपके पास आ जाएगा। ओके जी, अब नेक्स्ट एंटिटी जो 4 है वो हमारी सिस्टम में अराइव होगी 3.79 पे और सेकंड एंटिटी ने सिस्टम से लीव करना है 4.66 पे मिनट पे और सिमुलेशन हमने 20 मिनट्स के लिए रन करनी है। तो अब हमारे पास सिस्टम पे जो टाइम हो गया है वो 3.79 है, 4 एंट्री सिस्टम में एंटर हो जाएगी, अराइवल का इवेंट अटर हुआ और हमारी क्यू में अब 2 एंटिटीज़ आ चुकी हैं जो इंतज़ार कर रही हैं अभी सर्विस के लिए। सर्वर आपका स्टिल बिजी है। ये आपकी जो इन क्यू एंटिटी है वो 3.79 और 3.08 वाली हैं, ये और ये। सर्विस अभी 1.73 की चल रही है, अभी तक 8 एंटिटी ही सिस्टम से बाहर गई है। नंबर जिन्होंने हमारी क्यू को क्रॉस किया है अभी तक वो 2 है और जो नेक्स्ट हमारे पास स्टैटिस्टिकल एक्यूमुलेटर्स हैं वो इस तरह से आ जाएंगे जी, ये 1.17 और 2.90 एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे क्योंकि अभी तक कोई एंट्री का डिपार्चर नहीं हुआ। टोटल टाइम इन सिस्टम जो है वो भी अभी तक 2.90 जो है वो सेम रहेगा। ओके जी, तो अब यहाँ तक का जो एरिया है हमारा ये कैसे आएगा, इस एरिया के लिए आप 3.79 - 3.08 करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, आंसर आ गया 0.71 प्लस कर देंगे आप प्रीवियस एरिया में दैट इज़ 1.17, तो यहाँ तक का एरिया और ये जो एरिया आपके पास हो जाएगा 1.88। नेक्स्ट अब हमारी जो मैक्सिमम क्यू लेंथ है वो 2 तक हो चुकी है और एरिया अंडर द यूटिलाइजेशन कर्व जो कि हमने यहाँ तक निकालना है, कैसे आएगा जी, 3.79 - 3.08 टाइम्स 1.71 प्लस 3.08 एंड द आंसर वुड बी 3.79। नेक्स्ट हमारी एंटिटी जो 5 है 4.41 पे अराइव होगी और सेकंड एंटिटी ने डिपार्चर करना है 4.66 पे। तो अभी नेक्स्ट जो हमारा इवेंट अटर होगा एक और एंटिटी सिस्टम में आ जाएगी, डेट इज़ एंटिटी नंबर 5। टाइम हो गया सिस्टम का 4.41, क्यू लेंथ हमारी जो है वो 3 हो चुकी है और अब हमने यहाँ तक का जो एरिया है वो कैलकुलेट करना है और यहाँ तक का एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है। रेस्ट जो एंटिटीज़ हैं वो सारी एज इट इज़ ही आपकी आएंगी, सेम जैसा मैंने भी पहले एक्सप्लेन किया। तो एरिया अंडर द क्यू कर्व कैसे आएगा जी, 4.41 - 3.79 मल्टीप्लाइड बाई 2, आंसर आ गया 1.24 प्लस कर देंगे आप 1.88 में, तो आंसर आ गया 3.12। ये इसका यहाँ तक के चार्ट का एरिया आ जाएगा। और एरिया अंडर द बी यूटिलाइजेशन कर्व जो है वो कैसे होगा, 4.41 - 3.79 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि यहाँ पे हमारी अभी सर्वर 8 है ना, तो इसलिए हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 0.62 प्लस 3.79 आंसर आ गया 4.41, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ का एरिया आ जाएगा।
अब नेक्स्ट हमारे पास डिपार्चर इवेंट अटर हो रहा 4.46 पे, और नेक्स्ट हमारी एंट्री का जो अराइवल है वो 18.69 मिनट पे है। कंटिन्यू करेंगे जी। अब हमारा डिपार्चर का इवेंट अटर हो रहा, अब देखें आप यहाँ पे जो ट्यू टी है, मतलब जो वेरिएबल हमारा ट्यू टी है वो 2 हो जाएगा। क्योंकि अब सर्विस जो है वो 3.08 जो एंट्री नंबर 3 अराइव हुई थी सिस्टम में उसकी स्टार्ट हो चुकी है। क्यू में जो एंटिटीज़ वेट करेंगी वो 4.41 और 3.79 वाली वेट कर रही हैं। सर्वर आपका स्टिल बिजी है। जितनी एंट्री सिस्टम से आउट हुई हैं अभी तक 2 आउट हुई हैं, और जिन एंट्रीज़ ने ट्यू को पास किया वो 3 हैं। तीसरी एंट्री ये 3.08 वाली है जिसकी सर्विस स्टार्ट हुई है। और जो हमारे पास वेटिंग टाइम इन ट्यू है, जो एंटिटी हमारे पास 3.08 पे सिस्टम पे आई है उसने इंतज़ार किया है, इसकी सर्विस जो है स्टार्ट हुई है 4.66 पे। एंटर हुई थी सिस्टम में एंट्री 3.08 पे, तो आप क्या करेंगे 4.66 माइनस 3.08 तो आंसर आ जाएगा 1.58। 1.58 को प्लस कर देंगे 1.17 में तो आंसर आ जाएगा आपका 2.75। दैट इज़ द टोटल वेटिंग टाइम। ठीक हो गया। और टोटल टाइम इन द सिस्टम जो एंटिटी 2 ने स्पेंड किया है वो कैसे आएगा जी, वो आ जाएगा हमारे पास 4.66 पे डिपार्चर हुआ एंटिटी 2 का, अराइव हुई थी एंटिटी 2 1.73 पे, तो 4.66 माइनस 1.73 आंसर आ जाएगा 2.93। और टोटल टाइमिंग सिस्टम कैसे आएगा 2.93 प्लस 2.90 और आंसर आ गया 5.83। नेक्स्ट हमारे पास जो एरिया अंडर द कर्व क्यू है वो कैसे आएगा जी, 4.66 माइनस 4.41 टाइम्स 3 आंसर आ गया 0.75। उसको प्लस करेंगे 3.12 में तो आंसर आ जाएगा 3.87। ये हमारे पास एरिया जो है आ जाएगा हमारे पास क्यू टी का। और एरिया अंडर द यूटिलाइजेशन जो कर्व है हमारे पास, इसका आंसर कैसे आएगा जी, 4.66 माइनस 4.41 टाइम्स 1 आंसर आ गया 0.25, प्लस कर देंगे 4.41 जो प्रीवियस एरिया था, आंसर आ जाएगा 4.66। ओके जी। नेक्स्ट अब हमारे पास जो टाइम हो गया है क्लॉक पे वो 8.05 है, और एंटिटी 3 जो है अब उसका डिपार्चर होगा। अब हमारी क्यू लेंथ जो है वो 1 हो चुकी है। सर्वर अभी स्टिल बिजी है। जो वेट कर रही है एंट्री अभी क्यू में वो 4.41 वाली है। सर्विस स्टार्ट हो चुकी है जी 3.79 की, और 3 एंट्रीज जो है सिस्टम से आउट हो चुकी हैं, और 4 एंट्रीज ने क्यू को पास कर दिया है। और नेक्स्ट जो अब हमारे पास वेटिंग टाइम इन क्यू है दैट इज़ 4.26 कैसे आएगा 8.05 माइनस 3.79, क्योंकि अब हमारी एंट्री 3 जो है वो डिपार्चर कर रही है सिस्टम से। ये अराइव हुई थी आपकी, सॉरी ये वेटिंग टाइम इन क्यू जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारी सर्विस जो है वो 3.79 की शुरू हो चुकी है जो कि एंट्री नंबर 4 है। तो 8.05 माइनस 3.79 आंसर आ जाएगा 4.26। ये टाइम है जो आपका एंट्री नंबर 3 ने, जो एंट्री नंबर 4 है 3.79 उसने वेट किया है उसकी सर्विस स्टार्ट होने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो टोटल टाइमिंग सिस्टम होगा वो होगा 8.05 माइनस 3.08 जो कि आपका एंटिटी नंबर 3 का जब अराइवल हुआ था 3.08 पे हुआ था, और 3 का डिपार्चर 8.05 पे हुआ है। तो टोटल टाइम जो एंट्री 3 सिस्टम में रही है वो 4.97 है। और टोटल टाइमिंग सिस्टम क्या होगा जी, सिंपल इसको आप प्लस कर देंगे 5.83 में तो आंसर आ जाएगा 10.80। सिमिलरली आपके पास टोटल वेटिंग टाइम 7.01 आ जाएगा 4.26 प्लस 2.75 से। नेक्स्ट हमारे पास एरिया अंडर द कर्व क्यू टी जो है, एरिया कैसे आएगा, अगेन हम यहाँ पे 8.05 माइनस 4.66 टाइम्स 2 आंसर आ गया 6.78, और प्लस कर देंगे आप प्रीवियस एरिया को तो आंसर आ जाएगा 10.65। और मैक्सिमम ट्यू लेंथ हमारी 3 तक गई है अभी तक। और एरिया अंडर द यूटिलाइजेशन कर्व जो है वो कैसे आएगा,
8.05 माइनस 4.66 टाइम्स 1, आंसर आ गया 3.39, प्लस कर देंगे प्रीवियस एरिया में तो आंसर आ जाएगा 8.08। और जी नेक्स्ट हमारे पास एंटिटी नंबर 4 का डिपार्चर ऑर्डर, दैट इज़ टाइम जो है हमारे पास सिस्टम में आ गया 12.57। ये जो सब इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ से, ये इवेंट कैलेंडर जो है यहाँ से मिल रही है। तो ये 12.57 पे देखें डिपार्चर हो रहा है, ये डिपार्चर हो गया। क्यू लेंथ हमारी बिल्कुल ज़ीरो हो रही, सर्वर जो है वो आपका स्टिल बिजी है। अब कोई भी एंटिटी आपकी क्यू में वेट नहीं कर रही। अब फाइनली सर्विस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है फिफ्थ एंटिटी, डैट इज़ 4.41 मिनट पे जिसका अराइवल हुआ था। 4 एंट्री सिस्टम से आउट हो रही हैं और 5 एंट्रीज जो है उन्होंने क्यू लेंथ को पास कर दिया। नेक्स्ट अब हमारे पास वेटिंग टाइम जो है इस नेक्स्ट एंट्री का, जो सर्विस जिसकी स्टार्ट हुई है 4.41 का, वो आ जाएगा 12.57 माइनस 4.41, तो 8.16 मिनट जो है इस एंटिटी ने 4.41 जो एंट्री नंबर 5 है इसने वेट किया है क्यू में। और टोटल वेटिंग टाइम इन दोनों एंट्रीज को सम करेंगे आप 7.01 प्लस 8.16, तो आंसर आ जाएगा 15.17। टोटल टाइम इन सिस्टम कैसे आएगा जी, 8.78 है, किस तरह से आया जी, 12.57 माइनस 3.79, जो डिपार्चर हो रहा है वो हमारा एंटिटी नंबर 4 का हो रहा है, दैट इज 3.79, तो आंसर आ जाएगा 8.78। इतनी देर एंटिटी 4 ने सिस्टम में स्टे किया और टोटल टाइम आपके सिस्टम का 19.58 मिनट जो है वो हो चुका है। एरिया अंडर द कर्व जो क्यू टी है वो अब आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सिंपल 12.57 माइनस 8.05 टाइम्स 1 और आपके पास आंसर आ जाएगा। और सेम हम डी टी का जो एरिया है वो निकाल लेंगे, 12.57 माइनस 8.05 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 4.52 प्लस 8.08, आंसर आ जाएगा 12.57, तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। सेम प्रोसीजर आप कंटिन्यू करेंगे और अब हमारे पास जो फिफ्थ एंटिटी है उसका डिपार्चर होगा और इसके आप सब स्टैटिस्टिकल एक्यूमुलेटर को सेम प्रोसीजर के मुताबिक यूज़ करते हुए कैलकुलेट कर लेंगे और ये हमारे पास चार्ट का एरिया आएगा। और इस तरह से हमारा ये जो सर्वर है अब यहाँ पे ज़ीरो हो चुका है, मतलब उसकी यूटिलाइजेशन अब ज़ीरो है, वो आइडल है क्योंकि लास्ट जो फिफ्थ एंटिटी थी वो इस सिस्टम से बाहर जा रही है और प्रीवियसली कोई भी सिक्स एंटिटी का सिस्टम में एंट्रेंस जो है वो नहीं हुआ, मतलब अराइवल नहीं हुआ। क्यू में भी कोई एंट्री नहीं थी, ज़ाहिर आप सर्विस में भी कोई एंट्री नहीं हो रही। 5 एंट्री सिस्टम से आउट हो रही हैं, 5 ने क्यू को सी पास किया है और नेक्स्ट जो हमारे ये स्टैटिस्टिकल एक्यूमुलेटर्स हैं वो आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारी एंट्री का जो अराइवल है वो 18.69 पे है, तो अब हमारे पास सिस्टम में टाइम जो है वो 18.69 पे अराइवल हुआ। सर्वर आपका अब यहाँ से बिजी हो जाएगा जो कि आपको यहाँ से शो हो रहा है, ये देखें। नेक्स्ट हमारे पास अराइवल होगा नेक्स्ट एंट्री का 19.39 पे और सेम वैल्यूज़ जो हैं आप प्रीवियस मेथड के थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे, जैसा कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास टाइम जो है वो 20 मिनट हो चुका है। अभी एंटिटी जो हमारी 7 अराइव हुई थी 19.390 वो क्यू में है। सर्विस में जो एंटिटी है वो हमारे पास 6 एंटिटी है, दैट इज 18.69। 5 एंटिटी सिस्टम से आउट होंगी, 6 ने क्यू को पास किया है और ये आगे इनके स्टैटिस्टिकल एक्यूमुलेशन की वैल्यूज़ आ रही हैं और ये हमारे पास एरिया अंडर द कर्व जो क्यू टी के लिए है वो आ जाएगा 15.78 और जो एरिया अंडर द कर्व यूटिलाइजेशन है वो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक हो गया और ये हमारी अब सिमुलेशन जो है यहाँ पे एंड हो जाएगी क्योंकि हमने 20 मिनट्स की सिमुलेशन को रन करना था और ये एंटिटीज़ जो है टाइम स्पैन ख़त्म होने की वजह से आप सिस्टम से अभी आउट नहीं हो पाएंगे क्योंकि हम सिमुलेटेड इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर चल रहे हैं। तो ये आ गया जी कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द हैंड सिमुलेशन टेक्निक और यहाँ पे सारी डिटेल जो है वो समराइज वे में लिखी हुई है। अब हम परफॉर्मेंस मेजर जो मैंने शुरू में बताए थे हमने कैलकुलेट करने हैं, तो जिनके फार्मूलाज भी एक्सप्लेन किए थे उनके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो टोटल प्रोडक्शन जो हुई है वो आपकी 5 पार्ट्स की हुई है। वेटिंग टाइम
जो ट्यू में लगा है एवरेज वेटिंग टाइम वो 2.53 मिनट्स है पर पार्ट, और टोटल 6 पार्ट जो है आपके सिस्टम में थे। मैक्सिमम वेटिंग टाइम इन ट्यू जो है वो 8.16 है। एवरेज टोटल टाइम इन सिस्टम 6.44 मिनट्स है। मैक्सिमम टोटल टाइम इन सिस्टम जो है हमारा 12.62 है। टाइम एवरेज नंबर ऑफ पार्ट्स जो इन ट्यू में है वो 0.79 है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट्स इन ट्यू 3 है। और ड्रिल प्रेस की जो यूटिलाइजेशन है वो 92% है, या 0.92 जो है वो परसेंटेज है। सो वी कंक्लूड दैट जो एवरेज वेटिंग टाइम है ट्यू का वो हमारा 2.53 मिनट्स है पर पार्ट, मतलब ऑन एवरेज हर पार्ट के ऊपर जो टाइम लग रहा है, जो वेटिंग टाइम उसको स्पेंड करना पड़ रहा है ट्यू में वो 2.53 है। और टोटल टाइम इन सिस्टम जो ऑन एवरेज हर एंट्री स्पेंड कर रही है वो 6.44 मिनट्स है। और एरिया अंडर द कर्व जो है आपकी जो टाइम एवरेज लेंथ है आपकी ट्यू की वो 0.79 पार्ट्स है, और विद फाइनल क्लॉक ऑफ 20 मिनट्स के साथ। और यूटिलाइजेशन जो है वो ड्रिल प्रेस की वो 0.92 है। रैंडमनेस इन सिमुलेशन क्या होता है जी? अगर हम देखें रैंडम इनपुट रैंडम आउटपुट, इसका क्या मतलब है? देखें, जो अबव हमने सिमुलेशन रन की है वो सिर्फ 8 रेप्लिकेशन के लिए की है, सिर्फ 8 सैंपल साइज के साथ की है, और इसकी कोई ज़्यादा वर्थ नहीं है। सपोज अगर आप एक डाई को रोल करते हैं और आपको रोल करने से जो आंसर आता है वो 4 आता है, सो वुड यू बी willing to conclude that the all other faces were 4 as well? तो क्या आप कंक्लूड कर पाएंगे कि डाई के जो रिमेनिंग फेसेस हैं उन सब पे भी 4 होगा? ऑब्वियसली नो। सो रेप्लिकेटिंग द एग्जाम्पल, अगर हम इसी सिमुलेटेड जो हमने परफॉर्म की है सिमुलेशन, अगर हम इसी सिमुलेशन की रेप्लिकेशन करें और 5 रेप्लिकेशन करें तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। मतलब ये परफॉर्मेंस मेजर्स हैं जो हमने कैलकुलेट करने थे, और ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है जिसको अभी हमने ऊपर परफॉर्म किया। और नेक्स्ट 2, 3, 4, 5 एप्लीकेशंस की जो वैल्यूज़ हैं वो ये आ जाएंगी। देन हम इन सब वैल्यूज़ की एवरेज ले लेंगे और उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे, और जो 95% ऑफ हाफ विड्थ की वैल्यूज़ हैं वो कुछ यहाँ पे आ जाएंगी। ये कहाँ से आ रही हैं जी? ये देखें, अब आप देखें कि सब्सटेंशियली वेरिएबिलिटी जो है आपकी रेप्लिकेशन के अंदर शो हो रही है। मतलब अगर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्लाई करें फॉर द एक्सपेक्टेड वैल्यू इन जनरल और 2 सैंपल टी टेस्ट हम कंसीडर करें, एच बार इज द मीन प्लस माइनस टी एन माइनस 1 माइनस अल्फा बाई 2 एच ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो जब हम इसको परफॉर्म करते हैं सिर्फ टोटल प्रोडक्शन के एक्सपेक्टेड टाइम के लिए, और जब हम यहाँ पे मीन लिखते हैं दैट इज़ 3.80, और ये वैल्यूज़ आपकी 2 सैंपल टी टेस्ट के टेबल से आ जाएंगी, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.64, और हमने नंबर ऑफ रेप्लिकेशन जो वो 5 की है। n-1 इज रिप्रेजेंटेड एज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमारे पास जो आंसर आएगा जी 3.80 प्लस माइनस 2.04 हो जाएगा। So you can say, or you might notice that the half width of this interval is 2.04. It's pretty big as compared to the value at its center, that is 3.80. So that is, the precision is not too good, or this could be remedied by simply making more than 5 replication we made, which looks like it was not enough to learn anything precise about the expected value of this output performance measure. तो ये चीज़ शो कर रही है कि ये जो हमने 5 रेप्लिकेशंस की हैं वो स्टिल इनफ नहीं है कंक्लूड करने के लिए कि जो रिज़ल्ट की वैल्यू आ रही हैं वो सही है, उनके अंदर अभी एरर के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो डेफिनेटली जितनी ज़्यादा आप रैंडमाइजेशन जो आप रेप्लिकेशंस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप बेहतर तौर पे रिजल्ट्स को अचीव कर पाएंगे। तो अगर हम कंपेयर करें डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को, तो यूजली सिमुलेशन इज़ यूज फॉर मोर देन जस्ट अ सिंगल मॉडल, लाइक यू कैन से अ कॉन्फ़िगरेशन। सो ऑफ्टन वांट टू कंपेयर द अल्टरनेटिव, सिलेक्ट और सर्च फॉर द बेस्ट। मतलब आप डिफरेंट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हैं और सर्च करते हैं
बेस्ट के लिए बाय सम क्राइटेरियन, जो भी आप क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं। अगर हम इसी सिंपल प्रोसेसिंग टाइम को कंसीडर करें और हम देखना चाह रहे हैं कि क्या होगा अगर हम अराइवल रेट डबल कर दें, ओके, तो सिंपल कट द इंटर अराइवल टाइम इन हाफ, क्या इंटर अराइवल टाइम जो है वो हाफ हो जाएगा, और री रन द मॉडल फॉर द डबल टाइम अराइवल्स और मेक द 5 रेप्लिकेशन। एंड देन यू सी कि जब आपने कंपेयर किया अल्टरनेटिव्स को, तो जो ओरिजिनल सल्टर्स हैं, जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन हैं, उनको हमने सल्टर्स के साथ शो किया है और न्यू कॉन्फ़िगरेशंस को ट्राइएंगल्स के साथ शो किया हुआ है। और रेप्लिकेशन 1 जो है वो फिल ट्राइएंगल के साथ शो की जा रही है, और सिमिलरली जो रेप्लिकेशन रेस्ट हैं 2 से 5 उनको होलो के साथ शो किया जा रहा है। और ये जो सल्टरल फिल्स हैं ये हमारी फर्स्ट जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है वो रिप्रेजेंट कर रही है। और हमने वेरिएबिलिटी जो है अब यहाँ पे नोट करनी है। टोटल प्रोडक्शन में एवरेज वेटिंग टाइम इन क्यू, एवरेज टोटल टाइम इन सिस्टम, टाइम एवरेज नंबर ऑफ आवर्स इन क्यू और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के अंदर। और देन you see that the danger of making the decision based on one first application, अगर हम सिर्फ एक एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन कर लेंगे तो हम बेसिकली इन डेंजर जोन के अंदर लाई कर रहे हैं, हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो सही नहीं आएंगे। सो इट्स रियली हार्ड टू सी इफ देयर आर रियली डिफरेंस। सो वी नीड सम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द सिमुलेशन आउटपुट डाटा। तो हमें जो सिमुलेशन के आउटपुट का डाटा है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको गो हेड देने के लिए कि एदर इट इज़ ट्रू और नॉट, हम उसके लिए स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज़ करेंगे। वैसे तो यहाँ पे आपको हर एक में बहुत डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा है, और सम टाइम डिफरेंस आपको किसी पॉइंट में नज़र नहीं भी आ रहा, तो हम नहीं कह पाएंगे कि जो ये रिजल्ट्स आए हैं वो सही है या गलत है। उसके लिए हमें स्टैटिस्टिकल टेस्ट को यूज़ करना पड़ेगा कि हम जस्टिफाई कर सकें कि एदर दीज आर द ट्रू वैल्यूज़ और द करेक्ट रिजल्ट्स, और यू कैन से वी एक्सेप्ट द रिजल्ट और रिजेक्ट द रिजल्ट्स वैल्यूज़। फर्दर रेफरेंस के लिए आप सिमुलेशन विद अरीना 6 एडिशन जो बुक है डेविड कैल्टन की, आप इससे एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसका चैप्टर नंबर 2।